नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़े उत्तरवर्ती मुगल काल, जो कि 1707 ईस्वी के बाद माना जाता है, मैं यहां से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया हूं और उस समय घटित मुगल वंश राज्यों के चारों ओर की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम ने लाहौर में पुले शाहदौल में अपना राज्याभिषेक कराया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम गद्दी पर बैठा। दोस्तों, हमने यहाँ उसके समय से लेकर विभिन्न राज्यों के संबंध के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें और अक्सर ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था। तो यहाँ दिए गए विभिन्न राजाओं में से हमारा सही ऑप्शन सी है, अली मुहम्मद खां। अली मुहम्मद खां रुहेलखंड का संस्थापक था। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की। तो यहां दिए गए राजाओं में से प्रमुख उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, मुहम्मद खां बंगस। मुहम्मद खां बंगस ने उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में की थी। प्रश्न 3, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सआदत खान। सआदत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 4, अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन थी। तो यहां दिए गए राजधानियों में से उस जमाने में जो राजधानियां बनी, तो दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, फैजाबाद। अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद थी। प्रश्न 5, 1775 के बाद अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी। तो 1775 के बाद जो अवध की राजधानी बनी, उसका सही ऑप्शन ए है, लखनऊ। 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ बनी थी। प्रश्न 6, सन 1739 ईस्वी में किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और इसे फारस का नेपोलियन भी कहा जाता था।
नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल हरियाणा के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और वह 57 दिन दिल्ली में रहा और 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। उसने 3 वर्षों तक अपने राज्य की जनता पर कोई कर भी नहीं लगाया। वह अपने साथ शाहजहां का मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया था। प्रश्न 7, नादिर शाह के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है शहादत खान। शहादत खान नादिर शाह के द्वारा किए जा रहे कार्यों से इतना डर गया था कि उससे बचने के लिए शहादत खान ने आत्महत्या भी कर ली थी। प्रश्न 8, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहां दिए गए मुगल बादशाहों में से सही ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल काल में एक ऐसा अंतिम राजा था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूटकर अपने स्वदेश फारस लेकर चला गया था। प्रश्न 9, 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा था। उसने जनता की भलाई के लिए कई प्रकार से कार्य किए और लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा। प्रश्न 10, 18वीं शताब्दी का प्रसिद्ध राजपूत नरेश जो एक महान विधि शास्त्री, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक तथा वैज्ञानिक था। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न से कई प्रश्न बनाए गए हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो इस प्रश्न को अच्छे से अवश्य याद करें। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, आमेर का सवाई जय सिंह। दोस्तों, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध राजपूत नरेश जो एक महान विधि शास्त्री भी था, खगोल शास्त्री भी था, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक भी था, वह आमेर का सवाई जय सिंह राजा था। प्रश्न 11, किस एक खगोल शास्त्री ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाई? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह एक ऐसा राजा था जिसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई वेधशालाओं की स्थापना की थी, जिससे पर्यावरण के संबंध में जानकारियां प्राप्त हो जाती थी, मौसम के संबंध में जानकारियां प्राप्त हो जाती थी। प्रश्न 12, नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के लेखक कौन थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सवाई जय सिंह। नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के लेखक सवाई जय सिंह जी थे। प्रश्न 13, इसमें से कौन एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री तथा नेपियर के लघु गणकों का अनुवाद संस्कृत में कराया था?
तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री तथा नेपियर के लघुगणकों का अनुवाद संस्कृत में कराया था। प्रश्न 14, 18वीं शताब्दी का वह हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का वह हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया वह सवाई जय सिंह था। प्रश्न 15, इनमें से किस मुगल शासक ने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का राज्यपाल तथा 1 वर्ष के बच्चे को उसका सहायक नियुक्त किया था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही ऑप्शन बी है, अहमद शाह। अहमद शाह एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का राज्यपाल तथा 1 वर्ष के बच्चे को उसका सहायक नियुक्त किया था। मुगलों द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिसके कारण मुगल वंश का पतन हुआ। तो दोस्तों, यहां पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो आपके लिए अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अगला शासक बना था। इसने सफदरजंग को अपना वजीर भी बनाया था। शासक बनने के बाद वह शराब एवं शवाब के जादू का शिकार हो गया था। उसने साम्राज्य की संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था को राजमाता ऊधम बाई और उसके प्रेमी जावेद खान नामक हिजड़े, जो नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध था, के हाथों सौंप दिया था। राजमाता ने स्वयं बड़े बड़े राजविरुद्ध धारण किए, जिनमें किबला आलम की उच्चतम उबाद भी थी। इसके समय में अब्दाली के 2 आक्रमण भी हुए थे। प्रश्न 16, किस सम्राट के शासन काल में शासन पर राजमाता ऊधम भाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण हो गया था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, अहमद शाह। प्रश्न 17, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी माना जाता है और इसके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। 1760 ईस्वी के वांडीवास का युद्ध इसी के काल में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित भी किया था। 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम के त्रिगुट को पराजित भी किया था। प्रश्न 18, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? तो यहां दिए गए मुगल शासकों में से सही ऑप्शन सी है, बहादुर शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, शाह आलम द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक राज्य किया था। प्रश्न 19, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वाधिक 3 आक्रमण किसके समय में किए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 3 आक्रमण किए। प्रश्न 20, उत्तरवर्ती मुगलों के समय में
भारत की होती दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब अपना अधिकार स्थापित कर लिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में मुगलों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भारत की दयनीय स्थिति हो गई थी, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठा लिया था। प्रश्न 21, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। प्रश्न 22, 1761 ईस्वी के पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। प्रश्न 23, किस मुगल शासक को 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और मराठाओं द्वारा उसे उसका राज्य वापस दिलवाया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक ऐसा मुगलों का शासक था जिसे 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और मराठाओं द्वारा उसे उसका राज्य वापस दिलाया गया था। प्रश्न 24, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वह प्रथम मुगल बादशाह था। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, जो कि 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन भी गए थे और वहीं 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टले में उनकी समाधि बनी हुई है। प्रश्न 25, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिताजी थे। बहादुर शाह जफर का शासनकाल अकबर द्वितीय के बाद 1837 से 1858 ईस्वी के बीच माना जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक, जिसके काल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह भी हुआ था। विद्रोहियों ने उसे विद्रोह का नेता बनाया था। अंग्रेजों ने इसे दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर 1858 ईस्वी में रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर उसकी समाधि बनी है। एक प्रसिद्ध शायर होने की वजह से इन्हें जफर भी कहा जाता है। इब्राहिम जौब तथा असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक व हसन अनवरी आध्यात्मिक निर्देशक थे। प्रश्न 26, केरल का कौन महत्वपूर्ण राज्य मार्कंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, त्रावणकोर। त्रावणकोर
वह केरल का प्रमुख राज्य था जो मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था। प्रश्न 27, मार्तंड वर्मा ने किस विदेशी शक्ति को केरल में पराजित किया था? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, डच। मार्तंड वर्मा ने डच लोगों को केरल में पराजित किया था। प्रश्न 28, मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए किसने यह टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, यदुनाथ सरकार। मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए यदुनाथ सरकार ने यह टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा, अर्थात जब मुगल वंश का राज्य ही पतन की ओर है तो अन्य उसकी क्या मदद कर सकते हैं। प्रश्न 29, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो यह किसे जाता है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी और वह केरल के कालीकट तट पर राजा जमोरिन के अधिकार क्षेत्र में वहां उतरा था और जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत भी किया था और तभी से पुर्तगालियों का भारत से व्यापार होने लगा और धीरे धीरे कई राज्यों का वह व्यापारिक मार्ग बन गया। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, पुर्तगाली। पुर्तगाली एक ऐसे शासक रहे जो भारत में सबसे पहले आए और भारत में रहते हुए व्यापार किया और भारत से सबसे बाद में गए, क्योंकि इनकी बस्ती अंग्रेजों के बाद भी भारत में रही और उन्होंने अंत में इसे देकर अपने स्वदेश लौट गए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हम आपको वीडियो समय समय पर प्रसारित करते रहें। आज के हमारे 2 प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? और प्रश्न 2, अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन थी? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर बताएं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, आप अच्छे से दोहरा लें और हमें बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपने वीडियो को देखा, पढ़ा, अच्छे से याद करें। शीघ्र ही आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।